Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on my YouTube channel Global Study. Please like, subscribe and share this channel. आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा जिसका हमारे लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। जैसा कि इस वक्त इंडिया विंटर सीजन फेस कर रहा है, अगर यह कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद और भी वर्स कंडीशन हो सकता था। इस टॉपिक का नाम है पेरीहेलियन एपीहेलियन। आइए हम देखते हैं यह कॉन्सेप्ट कैसे हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। पेरीहेलियन, ओके, एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर और हिंदी में बोलते हैं अपसौर। क्लियर? पेरीहेलियन सब पेरीहेलियन उपसौर, उपसौर बेसिकली it derived from a Greek word from Greek word Greek word peri and helios. Okay, peri means near or close, helios means sun. Okay, तो पेरीहेलियन हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है, एक ग्रीक वर्ड है ये बेसिकली, और इसमें पेरी मीन्स होता है नियरनेस और हेलियस मीन्स होता है सन, यानी सन का पोजिशनिंग की बात की जा रही है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जब अर्थ और सन एक दूसरे से नियरेस्ट प्लेस पे होंगे तो उस कॉन्सेप्ट हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं। क्या समझे? यह कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, सन एंड अर्थ बोथ कम क्लोज टू ईच अदर on 3rd July। 3rd जुलाई एवरी ईयर, यानी सन और अर्थ का आपस में एक ऐसा पोजिशनिंग होता है जब एक दूसरे की ये सबसे नियरेस्ट प्लेस पे होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं, और यह फिनोमेना एवरी ईयर 3rd जनवरी को एग्जिस्ट करता है। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन या उपसौर। और यह बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कभी एक बार सबसे नजदीक और कभी एक बार सबसे दूर, क्योंकि एक बेसिकली एलिप्टिकल पाथ अडॉप्ट करता है अर्थ सरफेस। जब ये रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तब इसका जो पाथ होता है एलिप्टिकल नेचर होता है। एलिप्टिकल नेचर की वजह से कभी ये अर्थ जो है कि सन के नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, कभी फारदेस्ट यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। तो जब इलेप्टिकल पाथ अडॉप्ट कर रहा है तो ये एक ऐसा पोजीशनिंग अडॉप्ट कर लेता है 3rd जनवरी को, सॉरी 3rd जनवरी, क्लियर? तो 3rd जनवरी की एक कम क्लोज टू ईच अदर इज नोन एज ए पेरीहेलियन। ये सिचुएशन जब अडॉप्ट होता है तो फिर इस टाइम जो डिस्टेंस सन एंड अर्थ के बीच में होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर।
मीटर होता है। और इसके साथ साथ अर्थ सरफेस, अर्थ रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन, मैक्सिमम इंसोलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य, सूर्य तप। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एपिहेलियन, एपिहेलियन जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसौर, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। क्लियर, अ ग्रीक वर्ड, एंड सन। क्लियर। अपो मीन्स होता है आपका अवे, यानी दूरी। तो सिमिलरली हम लोग जैसे कि देख रहे थे अभी तक, पेरीहेलियन में पेरी नियरनेस की एक्सप्लेनेशन दे रहा था, एपिहेलियन में क्या है, अपो बेसिकली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी मैक्सिमम डिस्टेंसिंग पोजीशन को अडॉप्ट करने के कंडीशन को बताता है। तो ये फिनोमेना बेसिकली क्या है, सन एंड अर्थ एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन 4th जुलाई एवरी ईयर। यानी एपिहेलियन कॉन्सेप्ट जो अपसौर देख रहे हैं, जब सन और अर्थ दोनों को एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तब ये कंडीशन इवॉल्व होता है, और ये कंडीशन बेसिकली एवरी ईयर 4th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्यों हो रहा है, सेम तरीके से जैसे पेरीहेलियन में इलेप्टिकल पाथ अडॉप्ट करता है, अर्थ सरफेस जो रिवॉल्व कर रहा था सन के चारों तरफ, सिमिलर तरीके से यहां भी एक ऐसा कंडीशन इवॉल्व होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेप्टिकल पाथ अडॉप्ट करते हुए अर्थ सरफेस एक दूसरे से मेंटेन करती है। क्लियर यहां तक। तो इस कंडीशन जो डिस्टेंस होता है बेसिकली 152.1 मिलियन किलोमीटर, किलोमीटर अर्थ रिसीव मिनिमम इंसुलेशन, इंसुलेशन। क्लियर। सूर्य तप, यानी जब एपिहेलियन जब फर्देस्ट डिस्टेंस पे यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है, तो ऐसे कंडीशन पे जो इंसुलेशन यानी सूर्य तप यानी एनर्जी जो हीट आ रही है वो मिनिमम अर्थ को रिसीव होता है। क्लियर। और जो डिस्टेंस बताया गया 150, आपको ध्यान देना है 4th जुलाई प्लस ये डिस्टेंस, और ये फिनोमिना मिनिमम होता है। सिमिलरली लास्ट स्लाइड में आपको ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि ये पोजिशनिंग 3rd जनवरी को होती है, डिस्टेंस ये है, और ये मिनिमम इंसुलेशन कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है तक। अब आइए देखते हैं कि ये फिनोमिना कैसे बेसिकली ऑपरेट करता है। देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में बेसिकली एक साइड ये अर्थ को कंडीशन दिखाया गया है, जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो सन मिडिल पोजीशन में। तो हमें ये पहले इस डायग्राम को देखना है पेरीहेलियन वाले कॉन्सेप्ट को। पेरीहेलियन कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 3rd जनवरी को अडॉप्ट करता है, 3rd जैन, जिसको हिंदी में उपसौर बोलते हैं, 147.1 मिलियन किलोमीटर है। क्लियर। अपहेलियन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 4th जुलाई एवरी ईयर एग्जिस्ट करता है, 152.1 मिलियन किलोमीटर जो इसका डिस्टेंस बेसिकली होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इस प्लेस पे मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है। और ये कंडीशन कैसे हो रहा है कि बेसिकली ये सन है, सन के चारों तरफ क्या नाम है, अर्थ रिवॉल्व करता रहता है, ये यानी चारों तरफ इसका चक्कर लगाता है। और ये जब चक्कर लगाता है तो ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं लगाता, ये इलिप्टिकल पाथ में लगाता है।
तो इलिप्टिकल पाथ में लगाने की वजह से सन और अर्थ के एक ऐसी पोजिशनिंग हो जाती है कि जब ये क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं और फर्देस्ट फ्रॉम सन। क्लियर? तो जब ये क्लोज टू ईच अदर होते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है जिसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? और ये जब फर्देस्ट टू ईच अदर होते हैं तो अपेहेलियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको अपसोर बोलते हैं। तो इस कंडीशन पे हम लोग देखते हैं क्या है कि ये अर्थ सरफेस पे जो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंसुलेशन के कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे लाइफ को कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को देखना कि अर्थ के बेसिकली 2 पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अर्थ के बेसिकली टिल्टेड है 23.5 डिग्री। क्लियर? एक्ने एक्सिस पे टिल्टेड फॉर्म में है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे क्या देना है, इंसिडेंस ऑफ सन्स रेज, यानी सूर्य का आपतन कोण का यहां पे देखना है, यानी एंगल जो होगा रेज, जो ये रेज हैं अर्थ के सन के, जो ये जितनी भी रेज आ रही हैं, आपको रेज को ध्यान देना है कि रेज किसी प्लेस पे अर्थ पे कभी स्लैंटिंग होंगी यानी तिरछी होंगी, और कभी ये वर्टिकल होंगी यानी लंबवत होंगी। क्लियर यहां तक? तो जब ये कंडीशन इवॉल्व होगा तो यानी वर्टिकल आपका हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रेस पड़ रही है यहां पे, सॉरी। क्लियर? तो जब ये कंडीशन इवॉल्व होता है तो अर्थ सरफेस को बेसिकली क्या समझना है, ग्लोब पे जब हम लोग देखते हैं या डायग्राम में, तो अर्थ को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियरली जस्ट समझना इस बात को कि ये अर्थ सरफेस है आपका। क्लियर? अर्थ सरफेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर? क्लियर? ये 0 होता है। इसी के साथ साथ 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ साइड है उत्तरी, और ये दक्षिण। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? और इस सिचुएशन, इस कंडीशन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और अर्थ को मैंने पहले बताया कि ये टिल्टेड है अपने एक्चुअल पोजीशन से, कितना, 23.5 डिग्री। क्लियर? जो कि यहां पे ये लाइन ड्रा की गई है। ठीक, तो ये नॉर्थ पोजीशन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो जाता है। तो इसमें हमें ये समझना है कि ये इक्वेटर पूरे ग्लोब को यानी पूरे अर्थ को 2 डिफरेंट पार्ट में बांटता है। ठीक है, ये जो मिडिल रेंज से यानी पूरा ये पार्ट जो बट के आएगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? सिमिलर तरीके से जब हम लोग देखेंगे साउथ साइड यानी दक्षिण साइड, जब ग्लोब को 0 से इस साइड देखा जाएगा, ये डिमार्केशन पॉइंट क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। इसको हम बोलेंगे दक्षिणी सॉरी गोलार्ध। क्लियर? तो इस पोजीशन को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है उनको समझने की जरूरत है कि एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा अर्थ के बीचों बीच से सेंटर से पास करती है, उसका नाम है इक्वेटर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा। यानी ये पूरा ग्लोब है 3D मॉडल पे, बीचों बीच से एक लाइन जाएगी जिसको हम इक्वेटर बोलेंगे, 0 है जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलेंगे। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। सिमिलरली साउथ में जब जाएंगे 23.5 डिग्री आपका साउथ लैटिट्यूड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग मकर रेखा लेंगे।
तो ओवरऑल ये जो बीच वाली लाइन है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ऊपर का जो हिस्सा आपका दिख रहा है, यानी ये जो हम लोग येलो कलर से अब जो रिप्रेजेंट किया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया जीरो के एबव वाले केस, और जीरो के डाउन वाला केस जो हो गया सदर्न वाला, वो हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर यहां तक? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ इसको कोरिलेट करने के सोचने की कोशिश करना कि आपका क्या पहले बताया गया कि 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को अर्थ सरफेस पे देखना ये कंडीशन कैसे इवॉल्व होता है कि सन नॉर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना कि ये आपका अर्थ है, अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स यानी ईस्टर्न डायरेक्शन। क्लियर? तो जब ये टिल्टेड पोजीशन में है तो जनवरी के सिचुएशन में सन का जो मैक्सिमम माइग्रेशन हो जाता है आपका इस लाइन तक हो जाता है, यानी ये वाली लाइन तक। क्लियर? ये वाली लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो ये मकर रेखा पर जब ये मैक्सिमम इंसुलेशन यानी इसका मैक्सिमम साउथवर्ड माइग्रेट करेगा, तो ऐसे कंडीशन पे जो रेज स्ट्राइक करेंगे अर्थ सरफेस पे वर्टिकल होती है, यानी डायरेक्ट होती है। जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लिखा है यानी डायरेक्ट ओवर द हेड पड़ने लगती है। ये फिनोमिना बेसिकली आपको 3 जनवरी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सदर्न हेमिस्फीयर यानी इन द सेंस सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर मैंने डिमार्केट किया यहां से यहां तक, यहां आपका लगभग सन की रेस वर्टिकल पड़ने लगती। तो वर्टिकल सन रेस पड़ने की वजह से क्या होता है कि इस एरिया में यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है, जो आपका डाउनवर्ड दिख रहा है, इस एरिया में क्या नाम समर सिचुएशन होती है, गर्मी का सीजन हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि सन का माइग्रेशन जब इस साइड हो जाता है तो ये एरिया क्या नाम है मैक्सिमम एक्सपोजर पे नहीं आता है। जब मैक्सिमम एक्सपोजर आता है तो इसकी जो रेज भी होती है साइमल्टेनियसली क्या होता है, स्लैंटिंग होती है। क्लियर? स्लैंटिंग एंड वर्टिकल पे ध्यान देना। तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर पे वर्टिकल सन रेस पड़ेगा 3 जनवरी को, ठीक है, और 3 जनवरी को ही स्लैंटिंग रेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अर्थ सरफेस के टिल्टेशन की वजह से हो रहा है। तो टिल्टेशन का अपना एक दूसरे से ऐसा इंक्लाइंड वे में है कि 3 जनवरी को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है। जब सनरेज पड़ता है तो वो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मिनिमम एरिया कवर करता है तो मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होता है, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जब इंटेंसिटी ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा रिसीव करते हैं। एज द रिजल्ट वह एरिया वार्म अप कंडीशन में हो जाता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जब डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, मिनिमम एरिया कवर कर रही है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो एज द रिजल्ट वार्म यानी समर कंडीशन प्रिवेल करती है। क्लियर? ये एक्सपोजर हो जाता है 3 जनवरी को। लेकिन इसके रिवर्स क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 जनवरी को जो सन के रेज है वो डायरेक्ट न पड़ के इनडायरेक्ट पड़ते हैं, स्लैंटिंग रेज के फॉर्म में यहां स्ट्राइक करती है। ठीक? जब स्लैंटिंग रेज जाती है तो वह एरिया को मैक्सिमम कवर करती है सरफेस पे। स्लैंटिंग जब कोई मैक्सिमम एरिया कवर करे इट मींस उस एरिया को गर्म करने के लिए मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती। तो मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट मींस कि जो डायरेक्ट जहां हीट कर रही थी कम एरिया पे और यहां ज्यादा एरिया पे हीट कर रही, तो इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस एरिया में हम लोग क्या देखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम वार्म एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे मिनिमम। तो इस कंडीशन से स्लैंटिंग एंड वर्टिकल रेज की वजह से यह पूरा एरिया आपका समर कंडीशन में आ जाएगा। ठीक? समर हो जाएगा। और यह कंडीशन पूरे इस एरिया में क्या हो जाएगा आपका, विंटर। क्लियर यहां तक? तो ये आपके सर्दी का समय हो गया, ये गर्मी के समय हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सन्स के वर्टिकल और सन्स के स्लैंटिंग रेस की वजह से। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बुक में भी ये चीज समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है कि एक जनरल प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ये आपको बताएगा कि जब सन अर्थ के नियरेस्ट प्लेस पे यानी पेरीहेलियन में है तो मैक्सिमम हीट होगा, मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होगा, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में इस बात को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, यानी प्रीवियस स्लाइड्स में इसमें हम लोगों ने देखे क्या कि अर्थ सरफेस पे हम लोग ये मिनिमम यानी इंसुलेशन रिसीव कर रहे हैं। तो ये वाला कंडीशन को देखते हैं। क्लियर? तो इस प्लेस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पेरीहिलियन पे। ठीक है, सॉरी, पेरीहिलियन इस वाले केस पे क्या मैक्सिमम इंसुलेशन देख रहे हैं। क्लियर है तक? तो मैक्सिमम इंसुलेशन जो हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में यहां देखेंगे तो पूरे इन जनरल हमें मैक्सिमम हीट मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम हीट डेफिनेटली मिल रहा है और इस एरिया में लॉन्ग डिस्टेंस का मिनिमम मिलेगा, रिसीविंग होगा। ये तो आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो समझ में आ जाता है पेरीहेलियन अपेहेलियन में। इसका और फर्दर हम लोग
देखते हैं एक माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर में यानी टिल्टेशन की वजह से और नियरनेस की वजह से पेरिहेलियन कॉन्सेप्ट को जब इवॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कुछ और डिफरेंट नजर आता है आपको। ठीक है, बुक में हम लोग जाएंगे या कहीं और भी देखते हैं तो इसका पेरिहिलियन एपिहिलियन के कॉन्सेप्ट का इंपैक्ट क्या है ऑन द अर्थ सरफेस, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में नहीं मिलता आपको। तो ये चीज आपको समझना है कि नियरनेस से सब लगा का आपको मैक्सिमम हो रहा है और यहां से मिनिमम हो रहा है इंसुलेशन यानी हीट। तो ये एरिया में जब मैक्सिमम हो रहा है तो अब इस एरिया के अंदर दो पार्ट समझना है। क्या है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर, इस डायग्राम से समझना। तो जब ये नॉर्दर्न एंड सदर्न में जब हो गया तो सेकंड पार्ट आपको क्या देना कि सन का माइग्रेशन 3 जनवरी को मैक्सिमम साउथवर्ड हो जाता है यानी दक्षिण की तरफ। जब मैक्सिमम साउथवर्ड हो जाएगा तो ये जो आपका ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉर्न दिख रहा है यानी मकर रेखा जो दिख रहा है ये डायरेक्ट सन के फेसिंग में आ जाएगा, सन के डायरेक्ट इंसुलेशन यहाँ रिसीव वर्टिकल होगा। ठीक है, जब ये वर्टिकल होगा तो यहाँ पे मिनिमम एरिया जब इस पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल पड़ेगा तो यहाँ वार्म अप करेगा। क्लियर, क्योंकि वर्टिकल रेस मिनिमम एरिया कवर करती है, मिनिमम जब एरिया कवर करती है तो हीट ज्यादा प्रोवाइड करती है उसको। अब इस एरिया में ही 3 जनवरी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है आपका कि स्लैंटिंग रेज जा रही हैं और जो स्लैंटिंग रेज हैं वो मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हैं। जब मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहे हैं तो मिनिमम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इन जनरल आपका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हम लोगों ने देख लिया। क्लियर, तो अब इसके साथ देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि पेरिहिलियन में जब ये कंडीशन इन्वॉल्व होता है यानी 3 जनवरी को, जब ये 3 जनवरी की इन्वॉल्व होता है, ये कंडीशन जब हो रहा है इट मीन्स कि पेरिहिलियन तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट ये कैलकुलेटेड फिगर है, ये अप्रोक्सीमेट है 7% विंटर 7% इंसुलेशन 7% लेस विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, सेकंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए 7% मैक्सिमम या मोर समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये लास्ट स्लाइड से देखिए क्या है, मैंने बताया कि ये इंसुलेशन पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इस एरियाज में सन माइग्रेट मैक्सिमम करता है 3 जनवरी को, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इस एरिया में मैक्सिमम हीट मिल रहा है। क्लियर, तो जिसकी वजह से ये समर कंडीशन हो गया। और इधर क्या नाम स्लैंटिंग है तो विंटर, तो विंटर समर तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि सन के माइग्रेशन यानी नॉर्थ एंड साउथवर्ड के हिसाब से, तो जनवरी को साउथवर्ड हो गया तो साउथ वाले एरिया में ज्यादा रेस प्रोवाइड करते, तो ये समर हो गया, यहाँ विंटर हो गया। लेकिन पेरिहिलियन एपिहिलियन से क्या हो रहा है कि ये नियरनेस है, ठीक है, यानी क्लोज टू ईच अदर है, तो 7% एनर्जी अर्थ सरफेस को मैक्सिमम रिसीव हो रहा है। जब ये 7% पूरे अर्थ को मैक्सिमम रिसीव हो रहा है तो इसको 2 माइक्रो लेवल यानी पार्ट में हम जो ऑब्जर्व करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आगे डायरेक्ट भी पड़ रहा है, डायरेक्ट मतलब मिनिमम एरिया पे मैक्सिमम हीट मिल रहा है तो समर है। उस समर में नियरनेस की वजह से यानी पेरिहिलियन की वजह से 7% एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया। इट मींस कि मोर समर कंडीशन प्रिवेल करेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे ऑन 3 जनवरी। क्लियर, अब इसके अपोजिट क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समझना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग रेज था। ठीक, स्लैंटिंग रेज है तो लेस यानी हीट या एनर्जी रिसीव हो रहा है, यानी मैक्सिमम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्सट्रीम लेवल का आप यानी विंटर या कोल्ड एग्जिस्ट ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि स्लैंटिंग है, मैक्सिमम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इस वाले केस में मैक्सिमम हीट प्रोवाइड कर रहा था, डायरेक्ट था, इसमें यानी स्लैंटिंग है तो मिनिमम एनर्जी रिसीव यानी कोल्ड एग्जिस्ट करेगा। अब ये कोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पेरिहिलियन के कॉन्सेप्ट की वजह से ये नजदीक है तो 7% एनर्जी एक्स्ट्रा इसको भी रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये पूरे अर्थ सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो 7% जब इसको मैक्सिमम मिल रहा है तो क्या होगा कि जो एक्सट्रीम कोल्ड था वो कहीं ना कहीं 7% एनर्जी हमें हीट जब ज्यादा मिलेगा
तो एक नॉर्मल कंडीशन में विंटर ऑब्जर्व किया जाता है। समझ में आया? यानी काउंटर क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है। अगर एक्सट्रीम कोल्ड था तो वो एक नॉर्मल कंडीशन कोल्ड प्रिवेल करेगा, ठीक है, विंटर कंडीशन। तो पेरिहेलियन कॉन्सेप्ट से अब आपको ये वाले पॉइंट को समझ में आना चाहिए। क्लियर? कि नॉर्मली 7%, यानी आपके पेरिहेलियन ने 7% जब एनर्जी प्रोवाइड किया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सन का रेस था स्लैंटिंग था, जिसकी वजह से विंटर कंडीशन था। विंटर कंडीशन तो प्रिवेल कर रहा था, लेकिन पेरिहेलियन की वजह से नजदीक था तो 7% एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया। जब 7% एक्स्ट्रा दे दिया तो जो विंटर या कोल्ड कंडीशन था वो कम हो गया। क्लियर? अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, डायरेक्ट रेस पड़ रही थी, यानी डायरेक्ट जब पड़ रही थी तो मैक्सिमम इंसुलेशन था, समर कंडीशन था। अब ये नजदीक था सन, तो क्या हुआ, और 7% एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो मोर समर कंडीशन प्रिवेल करेगा। क्लियर यहां तक? तो पेरिहेलियन कॉन्सेप्ट अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपिहेलियन कॉन्सेप्ट। अपिहेलियन में क्या होगा, 7% लेस 7% लेस समर एंड 7% मोर विंटर। क्लियर यहां तक? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर यहां तक? अब इस पॉइंट को पहले माइंड में समझो कि ये कैलकुलेटेड फिगर है 7%, अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन अबाउट 7% ये माना जाता है कि मैक्सिमम इंसुलेशन और मिनिमम इंसुलेशन पेरिहेलियन अपेहेलियन की वजह से हो रहा है। तो ये अपेहेलियन कंडीशन में क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम में अब ये कंडीशन देखना। ये कॉन्सेप्ट आपका 3 जनवरी से पेरिहेलियन पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपेहेलियन कंडीशन 4 जुलाई को हो रहा है, ठीक है। 4 जुलाई को जब ये कंडीशन इवॉल्व हो रहा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर 152 किलोमीटर है, जिसको ऑफशोर बोलते हैं। इस कंडीशन पे देखना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न इक्वेटर वाली जो लाइनें यहाँ पे हैं, बीच वाले इक्वेटर है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। इस लाइन पे देखना क्या है कि यहाँ इस कंडीशन में जनवरी में, इस विंटर सीजन में इस पे डायरेक्ट रेस पड़ रही थी, कैप्रिकॉर्न पे सन माइग्रेट कर जा रही थी साउथवर्ड। अब जब जुलाई यानी समर का सिचुएशन एवॉल्व हो रहा है, क्योंकि सन माइग्रेट नॉर्थवर्ड कर रहा है। जब नॉर्थवर्ड माइग्रेट करे तो मैक्सिमम जो माइग्रेशन होगा वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मैक्सिमम जब जा रहा है तो क्या ना कि इस एरियाज में वर्टिकल सन्स रेज हो जाती हैं। क्लियर? मैक्सिमम हो जाती है तो क्या नाम है, वर्टिकल रेज हो जाती है। जब वर्टिकल रेज हो जाती हैं तो क्या नाम है, वर्टिकल रेज से क्या होता है कि मिनिमम एरिया कवर करके मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हीट ज्यादा होती है। तो ये कंडीशन समर, यानी ये पूरा एरिया समर में आ जाएगा। ठीक, ये वाला एरिया समर में हो गया। अब इस एरिया में क्या होगा, स्लैंटिंग होगी, क्योंकि ये माइग्रेट करके इधर जा चुका है। ये आपका तिरछी पड़ेंगे, यानी स्लैंटिंग रेज हो जाएंगे। स्लैंटिंग रेज क्या होगा, ऑलरेडी जहां स्लैंटिंग पोजिशन होगा वहां क्या नाम है कि एनर्जी कम रिसीव होगा, तो विंटर कंडीशन प्रिवेल करेगा। अब देखना कि अपिहेलियन क्या कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी मिलेगा, यानी मिनिमम इंसुलेशन मिलेगा, क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। तो जब 7% कम है, समर तो कंडीशन हो गया कि माइग्रेट करके मैक्सिमम इधर चला गया। ठीक, जब माइग्रेट करके मैक्सिमम इधर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला गया, डायरेक्ट पड़ रहा है तो समर पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर हो गया। यहां तक क्लियर? अब इस साइड क्या है, विंटर है, क्योंकि स्लैंटिंग रेस है। तो वर्टिकल स्लैंटिंग रेस को माइंड में स्ट्राइक करो, जो नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन आपका सन का हो रहा है, ये अर्थ के रेफरेंस को लेते हुए। तो इस केस में समर हो गया, इस केस में विंटर हो गया। यहां वर्टिकल की वजह से समर हो गया, यहां स्लैंटिंग वजह से विंटर इस साइड हो गया। अब इस चीज अपिहेलियन कंडीशन जब प्रिवेल करने लगेगा तो यानी ये आपको 7% मिनिमम एनर्जी या हीट मिलेगा। तो ऑलरेडी क्या देख रहे हैं कि यहां पे डिस्टेंस की वजह से कोल्ड एग्जिस्ट कर रहा था, और आपने फर्दर 7% कम कर दिया सप्लाई। समझ में आया? 7% और भी कम सप्लाई कम हो गया एपिहेलियन की वजह से। तो यहां पे जो विंटर था
एक्सट्रीम लेवल का विंटर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। और जस्ट इसके अपोजिट क्या है कि समर है। क्लियर? समर में अब ये सप्लाई भी 7% कम कर देंगे तो लेस समर फील होगा, यानी एक्सट्रीम लेवल की आपका कंडीशन समर रियलाइज नहीं होगी। ये इस पॉइंट को देखते रहना, इस वाले पॉइंट को। क्लियर? क्या रहा कि समर लेस समर फील कर रहे हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 7% मोर विंटर फील कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर पे, इस डायग्राम में जो मैं अभी तक आपको बताया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और ये नॉर्थ और साउथ का डिवीजन के बाद हम लोग देखें कि इस एरियाज में वर्टिकल सनराइज होगा 4 जुलाई को हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये समर हो गया। फिर इधर स्लैंटिंग होगा जिसकी वजह से विंटर। तो समर और विंटर वर्टिकल स्लैंटिंग की वजह से रेस हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन माइग्रेट कर रहा है नॉर्थ के साइड। क्लियर? नॉर्थ साइड जब माइग्रेट कर गया तो समर हो गया विंटर। लेकिन अब अपेहेलियन कॉन्सेप्ट जब एग्जिस्ट करने लगेगा तो 7% एनर्जी यानी हीट सन से कम अर्थ सरफेस को रिसीव होगा। तो जहां समर ऑलरेडी वहां 7% कम समर रियलाइज होगा, तो लेस हो जाएगा समर। ठीक है? और जहां विंटर ऑलरेडी है, ठीक है, अब उस विंटर में ऑलरेडी हम क्या नाम, जहां कोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां ऑलरेडी हम और भी एनर्जी सप्लाई कम कर देंगे हीट, तो वहां तो मोर विंटर कंडीशन प्रिवेल करेगा। यही चीज मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया। देखना नेक्स्ट वाली स्लाइड में, यही चीज तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 7% मोर विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर हो जा रहा है, और अपेलियन 7% समर लेस हो जा रहा है। तो ओवरऑल अपेहिलियन पेरिहिलियन कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझ गए होंगे। तो ओवरऑल इन दोनों स्लाइड्स इस बात को समझने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 7% लेस विंटर, ओके, और इस एरिया में 7% लेस समर। क्लियर? और इस एरिया में क्या हो रहा है आपका 7% मोर समर और 7% मोर विंटर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग ओवरऑल क्या देख रहे हैं, लेस समर एंड लेस विंटर। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए आसानी से, और नहीं भी आ रही होगी क्योंकि बुक में आप इस चीज को इजिली नहीं देख सकते, और इसका इम्पैक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे डेफिनेटली पड़ेगा कि आप ये कंडीशन देख रहे हैं लेस विंटर, क्लियर, और लेस समर है, सॉरी लेस विंटर लेस समर, मोर समर एंड मोर विंटर। तो इस एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओवरऑल परसेंटेज फॉर्म को जब हम हटा देंगे 7%, तो लेस समर लेस विंटर होता है इन कंपेरिजन टू किसके, इनकम टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये फॉर्चुनेटली पेरिहिलियन अपेहिलियन कॉन्सेप्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे लिए एक्सट्रीम लेवल के ना तो समर होता है ना तो एक्सट्रीम लेवल का विंटर होता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसके साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सट्रीम लेवल का विंटर एक्सट्रीम लेवल का समर एग्जिस्ट करेगा। ये बात और भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ये भी इंपैक्ट करेगा, रिवोल्यूशन भी आपका दिख ही रहा है। तो कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डील करके ये सम अप किया जा सकता है, ठीक है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेस समर लेस विंटर। ये मैंने जब कैलकुलेट किया तो इस पॉइंट को लेके गया पेरिहेलियन अपेहेलियन की वजह से, अनदर भी फैक्टर वर्क कर रहे हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ह्यूमन सेटलमेंट मैक्सिमम देखने को मिलता है, और मिनिमम ह्यूमन सेटलमेंट ऑब्जर्व करेंगे जब हम लोग क्या नाम है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये हम लोग रियलाइज तो नहीं कर पाते, लेकिन एक ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे आप क्या मैक्सिमम जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ये मैक्सिमम हम लोग सेटलमेंट कहाँ पे करते हैं, प्लेन एरिया में करते हैं जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है और जहां पे टेम्परेचर सुटेबल हो। तो टेम्परेचर सुटेबल कंडीशन हमने क्या देखा, ये बोल देख रहे हैं
कि लेस समर लेस विंटर, और एक्सट्रीम केस में हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे कि डेजर्ट जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम केसेस होती हैं, यानी मैक्सिमम आपको समर देखने को रियलाइज होता है, तो ऐसे इस केसेस में हम लोग इस प्लेस पे हम लोग अवॉइड करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। सिमिलर तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म में है कि पेरीहिलियन एपीहेलियन के वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम रियलाइज करता है समर और विंटर, एज ए रिजल्ट यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट मैक्सिमम होने के चांस है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आ सकता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो आई थिंक इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट समझना, ये 3 जनवरी वाला जो फिनोमेना हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना डायग्राम में 3 जनवरी के, यानी पूरे अर्थ सरफेस पे इस चीज को ऑब्जर्व करना कि हम लोग अभी इंडिया में क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो इंडिया में उस टाइम क्या है, विंटर सीजन है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये विंटर सीजन 3 जनवरी को हम लोग इस केस में, यानी विंटर जो मैंने लिखा है ऑलरेडी, यहाँ पे क्रिसमस यानी ग्लोब पे जीरो की इस साइड जितने भी कंट्रीज हैं 25 दिसंबर को कोल्ड जब विजिट कर रहा होगा, विंटर कंडीशन हो रहा, तब क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ऑलरेडी ये क्या नाम है, समर में करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो पेरीहिलियन जो कंडीशन प्रिवेल कर रहा है, तो हमेशा याद रखना, हो सकता है एग्जामिनर कभी इस पे भी जाए कि कंट्री या पूरे वर्ल्ड में किसी पार्ट पे कोल्ड सीजन यानी विंटर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी जगह पे क्या नाम है, समर में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में विंटर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, इन सब कंट्रीज में क्या ना हम लोग समर में सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस सीजन। डेट तो सेम होगा, क्लियर? डेट सेम होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। कभी एग्जाम में इस लेवल पे जाके यूपीएससी में क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। थैंक यू।